कश्मीर लाइफ के लाइव शो में आपका खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 2012 से एक प्रोसेस शुरू हो गई जिसको अनबंडलिंग का पावर सेक्टर कहते हैं। पहले एक ज़माने में पावर सेक्टर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन इसके बहुत सारी डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, और जब से पावर एक कमोडिटी बन गया ओपन मार्केट में, तब से बहुत सारी रिफॉर्म्स हो गए हैं। उन रिफॉर्म्स में अनबंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो अब इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, जनरेशन का पहले ही हमारा एक कारपोरेशन हुआ करता था, उसके बाद ट्रांसमिशन एक सेक्शन हुआ करता था पीडीडी में, वो एक फुल फ्लेज्ड कारपोरेशन बन गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एक दो कारपोरेशंस बन गए हमारे, एक जम्मू में और कश्मीर में। तो इस वक्त जो एनर्जी सेक्टर में सिचुएशन है जम्मू कश्मीर में, इसमें एक की एलिमेंट है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन जब कहते हैं तो ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब पावर जनरेट होता है तो उसको ख़रीदारों तक, इस्तेमाल करने वालों तक लाने के लिए एक डिफरेंट काइंड, मतलब एक सीरीज़ ऑफ सर्किट्स चलते हैं जो मुख्तलिफ ताकत के वैल्यू के होते हैं। तो इसको ये पूरा जो ट्रांसमिशन सेक्टर है ये भी मुतासिर हुआ है जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में। तो आज हमने इस सिलसिले में बात करने के लिए जनाब हशमत काजी साहब को दावत दी है। हशमत साहब जो हमारी जम्मू कश्मीर की पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसके चीफ इंजीनियर हैं। तो हशमत साहब, आपका खुशामदीद है कश्मीर लाइफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने वर्ड यूज़ किया व्हील, ये बहुत कम लोगों से मैंने सुना है, नॉन टेक्निकल लोगों से हम लोगों, बट यू सेड द राइट वर्ड। ट्रांसमिशन जब भी होती है तो वो व्हीलिंग ही होती है उसमें। सो हम लोग आजकल लास्ट ईयर में हमारा पीक होता था अराउंड 1500 के करीब। इस साल हम 250 मेगावाट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सो हम 1748 पे भी गए हैं। सो दैट मीन 1750 हमारा पीक इस साल हुआ। नॉर्मली इवनिंग्स, लाइक जो इवनिंग पीक है तो अराउंड 1670 1680 एवरेज चल रहा है, और यही फ्राइडे को भी था। एंड आगे भी इंशाल्लाह अभी कुछ देर ये ऐसे रहेगा, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और भी हो रहे हैं, ऑगमेंटेशंस हो रही हैं, तो वो वैसे भी होगा, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जस्ट विद इन अ मंथ और सो। देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ये बेसिकली वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अनबंडलिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन का जो चक्कर है, इसमें कंट्रोवर्सीज बहुत होंगी, टेंशन्स भी बहुत होंगे, लेकिन एक फैसला एक बार हुआ है। तो इस सिलसिले में इसका जो हतमी सूरत हाल हो सकती है, मतलब उसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन हम उस पर बात तो नहीं करेंगे। खैर, वो फैसले नहीं लेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ ट्रांसमिशन सेक्टर है, मतलब एक ज़माने में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक ज़माने में हमारे यहाँ चिनानी वाली लाइन हुआ करती थी। उसके बाद वो उसको ब्लॉक हो गया, वो बानहल टनल के आसपास, तो एक फीडर बैठ ही गया। उसके बाद बड़ी खुशी हुई, हमारा एक बड़ा पावर ट्रांसमिशन लाइन बन गया, जो जब PGCIL भी आया था मैदान में। तो बेसिकली मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि ये नाज़रीन को आप बता दें कि हमारा जो ट्रांसमिशन का सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इवॉल्व कैसे हुआ, ये इवॉल्व कैसे हो गया, और इसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ताकि इस पर और भी बात हो। जी, बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने, और आप मुझे लगा हाफ इंजीनियर ऑलरेडी हैं, बिकॉज आपको वो चीज़ें पता हैं जो 20-30 साल पहले हुई हैं, बट यू नो इट क्वाइट वेल। यहाँ पे सबसे पहला पावर हाउस 1905 में मोहरा का पावर हाउस बना, जो इंडिया में गालिबन सेकंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट था। मैसूर में पहला था, एंड दिस वाज सेकंड। सो यहाँ पे बहुत ही पहले वो हुआ था, बट डिमांड कुछ थी नहीं। मैंने कुछ लोगों से सुना है, हमारे जो पहली जनरेशन के लोग हैं, इनफैक्ट मेरे अंकल और मेरे फादर भी सेम डिपार्टमेंट में काम करते थे। सो माय अंकल हैज़ मेड गांदरबल पावर हाउस वे बैक इन 1950-51। सो हमने ये सुना है कि जब वो पावर हाउस ऑन किया, डिमांड इतनी कम थी कि वो ऐलान करते गाड़ियों में चले कि कुछ लोड ऑन कर दीजिए, आप लोग लोड बढ़ाइए सो दैट हमारी मशीनें ठीक चले। सो ये वो भी एक सिस्टम था, और
उस टाइम पे वो एक 70 साल पुरानी 60 साल पुरानी स्टोरी है और आज की स्टोरी कुछ बिल्कुल इसके मुख्तलिफ है कि हम लोग ऐलान करते चलते हैं कि लोड ज़रा कम कर दो, इतना ज़्यादा नहीं बोला था, किसी ने 60s में बोला हुआ था बट इतना भी ज़्यादा नहीं बोला था, तो ये कम करते चलिए। सो दिस इज़ हाउ इट इवॉल्व ऐसे हुआ वो 15 मेगावाट का पावर हाउस था और डिमांड यहाँ की ऐसी थी तो उससे फिर उसके शाखें निकलती गई, एक्सटेंड इलेक्ट्रिफिकेशन मैसिव होती गई हर एक जगह में। सो साथ साथ में डिमांड बढ़ती गई तो हमें ये पता चला बिकॉज हाइडल प्रोजेक्ट्स विंटर में बहुत कम चलते हैं या कुछ नहीं चलते बिकॉज फ्रीज होता है पानी, तो वो पावर हाउस से चलते नहीं। तो फिर जब डिमांड बन गई, समर की डिमांड बन गई, फिर इसको विंटर में भी चलाने की ज़रूरत ज़रूर है। अब विंटर में हमारी अपनी जनरेशन उतनी देती नहीं है तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि हमें बाहर से बिजली लानी है। तो जो आप बता रहे थे चेनानी वाली लाइन, एब्सोल्युटली राइट, वहाँ से उसको CSTL कहते थे, चेनानी श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन। सो CSTL आ गई और इसमें एक बहुत ही बड़ी चैलेंज थी बिकॉज चैलेंज ये था कि जवाहर टनल जो है दिस पार्ट ऑफ हिमालयस, इसके ऊपर से इट वाज अ वेरी टफ टेरेन, इसके ऊपर से लाइन लानी थी और ये नहीं पता था कि ऑल वेदर रहेगी या नहीं रहेगी, एवलांच प्रोन एरिया है। सो इसको बहुत एक मार्वल उस जमाने में 70-71 में इट वाज काइंड ऑफ मिराकुलस काइंड ऑफ अ थिंग बिकॉज उस साइड से इन्होंने लाइन लाई। एक सर्किट इसका गैस इंसुलेटेड केबल लाई थी, वो टनल के बीच में से लाई थी, जो आपने कहा कि उसके बाद दैट वाज डन बाय सम जापानीज कंपनी एंड उसके बाद में मेंटेन भी हुई बट आफ्टर सम टाइम वो कुछ ऐसे खराब हुई दैट इट कुड नॉट बी मेंटेन्ड। फिर एक सर्किट उस पर चल रहा था, रह गया। वो लाइन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आज उस लाइन में वो रिडंडेंट है, उस लाइन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारे बाकी एवेन्यूज है जिसके बारे में मैं बात जिसके बारे में मैं बात कर लूँ, लेकिन हम वो फिर भी यूज़ कर रहे हैं। टेठार पावर, ये हमारा ग्रिड है टेठार, उसको हम मीर बाज़ार से सप्लाई दे रहे हैं थ्रू दैट लाइन CSTL, जैसे आपने कहा। और कभी कभी वहाँ से भी लाते हैं, जब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, शटडाउन हो, कुछ हो, तो हम वहाँ से भी लेसर एरिया जो कोकरनाग का है वहाँ के ग्रिड में डायरेक्टली वहीं से बिजली ले आते हैं। वो तो आपका CSTL हुआ। तो CSTL के बाद में KPTL आ गई। KPTL समवेयर अराउंड ये 86-87 में ये डिसाइड हुआ कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन वागोरा में ग्रिड बनाएगा और वो अपनी 400 kV लाइन लाएंगे यहाँ पे और वहाँ स्टेप डाउन करके 220 पे चलेगी। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ये डिसाइड किया हम स्टेट की भी एक KPTL बना लेंगे, हम 220 kV लाइन बना लेंगे। अब जहाँ पे एक CSTL थी, अब वहीं पे हमारी KPTL जो किशनपुर पांपो ट्रांसमिशन लाइन 220 kV 2 सर्किट्स वो ले आए और बहुत ही फास्ट और अच्छे तरीके में वो काम होके बहुत हमने अभी तक उससे फ़ायदा लिया है। सो वो एक हमारी स्टेट की एस्ट्राइल स्टेट जो था बैकबोन बन गई। यहाँ पे सारी बिजली हम वहाँ से ला रहे थे। डिमांड बढ़ती गई, वागोरा ग्रिड बन गया, वो 1280 MVA का ग्रिड है, उसको 400 kV सप्लाई आ रही है। फिर न्यू वनपू बन गया, न्यू वनपू में 630 MVA का ग्रिड है, 400/220। फिर स्टरलाइट का ग्रिड है जो एक प्राइवेट पार्टी का है, TBCB मोड में हुआ है, वो किशनपुर से, वो भी 400 kV लाइन सांबा से आती है, जलंधर से सांबा, फिर सांबा से वाया मुगल रोड, जो मुगल रोड पुंछ वगैरह का साइड है वो वहीं से आ जाता है। सो अब एज वी आर टॉकिंग इस टाइम पे हमारे देखिए एक 400 kV के 3 लाइनें आ रही हैं, एक स्टरलाइट की, एक वागोरा की और एक न्यू वनपू की। सो वी हैव 3 मेन सोर्सेज प्लस KPTL जो 220 kV लेवल की 2 लाइनें हैं, प्लस CSTL that you are talking about, that we are very proud of, that we have made that on a difficult terrain, and it has been a very stable line in spite of all avalanches and other things at some point of during the vagaries of weather. ये बहुत अच्छी स्टडी रही है। इमेजिन कर लीजिए एक वाटर पाइपलाइन है या एक हाईवे है, ये नॉर्दर्न ग्रिड से यहाँ पे एक ही हाईवे आती है,
जिसके कहीं कहीं पे ब्रांचेस भी होते हैं, और ये पावर हाउसेस से गाड़ियां उसमें से भी जाती हैं, सो पावर उसके अंदर भी चली जाती है। ये उधर जाके फिर पैरेलल सेटअप नहीं होता, ये एक ही बस होता है। अच्छा। इसमें इनपुट्स भी होते हैं और आउटपुट्स भी होते हैं। सो जनरली ये वैसे ही होता है। सो इट डजंट हैव टू गो देयर एंड दिस, सो यू आर जस्ट ड्रॉइंग, जहां पे लोड होगा वहां पे ड्रॉ होता है। और ड्रॉ कहां से होता है, जो नजदीक वाले पावर हाउसेस हैं वहां से आ जाती है बिजली। तो ये ऐसा होता है, इट्स अ कॉमन बस। बिजली वहां से आती है, वो 400 केवी और 220 केवी लेवल पे आती है। 220 मींस 2,20,000 वोल्ट्स पे। सो ये हैंडल नहीं कर सकते, ये बहुत हाई प्रेशर होता है, जैसे पानी का बहुत हाई प्रेशर है, सो जो नहीं कर सकते, उसको प्रेशर कम करना है, बिल्कुल वैसे ही होता है, वोल्टेज कम करनी है। हमारे घरों में 440 आती है, सो वी नीड ओनली 440 वोल्ट्स सप्लाई। इनफैक्ट सिंगल फेज कनेक्शंस हमारे 220 वोल्ट्स होते हैं, खाली 220 वोल्ट्स पे। हमारे यहाँ एक स्टेज था कि हमारे यहाँ व्हीलिंग का मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन ग्रिड स्टेशंस में प्रॉब्लम थी। तो उस सिलसिले में हशमत साहब से पूछूंगा कि ग्रिड स्टेशन का सिलसिला क्या है। एक हमारे मेन ग्रिड्स यहाँ पे जो हैं, जो PGCIL के हैं, वो 400 केवी ग्रिड्स हैं, जो मैंने बता दिया। वागोरा में है, स्टरलाइट है, एक प्राइवेट कंपनी उनका है, और न्यू वनपू में है। उसके बाद में ये 220 सप्लाई हमें देते हैं, और हमारे ग्रिड्स हैं, हमारे 6-7 ग्रिड्स हैं 220 के। अगर यहाँ से शुरू कर लें हम साउथ से, तो मीर बाजार में पहला 220 केवी ग्रिड है, पामपुर में है दूसरा 220 केवी ग्रिड, ज़ैनाकोट में 220 केवी ग्रिड है। इनफैक्ट ये 3 हमारे, और बड़गाम में एक 220 केवी ग्रिड है। हमारे सिर्फ यही थे, और देलिना नॉर्थ के लिए, देलिना बारामूला में। उसके बाद में ये सफिशिएंट नहीं थे। फिर आपको पता है 7-8 साल आलस्टिंग की बात हो रही थी, उसमें बहुत सारे ROW इश्यूज थे, वहाँ लाइन नहीं बन रही थी, ग्रिड नहीं बन रहा था, बहुत सारे इश्यूज थे। बट थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 2020 में वो चार्ज हो गया, ग्रिड भी चार्ज हो गया, लाइन भी कंप्लीट हो गई, और वो एक 7th बन गया। इस साल हमने कुछ एडिशंस कर ली। इस साल हमने जो देलिना का 220 ये 160 MVA ग्रिड स्टेशन देलिना का था, उसको हमने 320 बना दिया। सो दैट मीन्स एक और 160 MVA कैपेसिटी उसमें डबल कर दी, 160 MVA कैपेसिटी बढ़ा दी। ऐसे ही इधर लसीपुरा पुलवामा में हमने 160 MVA 220 से डायरेक्टली 33 केवी लेवल पे एक नया 160 MVA कैपेसिटी का GIS बना दिया। ये गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता है। इसमें बहुत बड़ी एडवांटेज ये है, ये काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है, ले आते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें वो ह्यूज स्टील स्ट्रक्चर्स जैसे ग्रिड में होते हैं वैसे नहीं होता है। सो ससेप्टेबल टू फॉल्ट्स उतना ज़्यादा नहीं होता, मोर और लेस मेंटेनेंस फ्री होता है, और इसमें जगह बहुत कम चाहिए होती है। जहाँ पे हमको 50 कनाल ज़मीन चाहिए होती है या 100 कनाल ज़मीन चाहिए होती है बड़े ग्रिड्स बनने के लिए, ये हम 10 या 8 कनाल ज़मीन में बना लेते हैं। सो मिनिएचराइज्ड होता है उसका। सो ये एक पहला वाला हमारा JKPTCL का जो है, ये लस्सीपुरा में बना। और अगले 2-3 अभी इसी महीने खानियार ग्रिड उसको कह रहे हैं, लेकिन वो बना बागे लिमरदान खान में, तो वो भी कंप्लीट हो गया। सो अनदर 5 और 6 डेज में वो भी चालू हो जाएगा। उसके अलावा तेलबल में, इनफैक्ट वो हारवन के पास में बन रहा है, उसको तेलबल ग्रिड कहते हैं, तो वो भी GIS है। और टैंकपोरा बिल्कुल बटमालू के पीछे, बिल्कुल फ्लड चैनल के पास में टैंकपोरा का ग्रिड बन गया, वो भी GIS है। सो ये सारी एडिशंस हो गई। अब इन शॉर्ट ये बताना है दैट जहाँ पे हमारी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत साल, इनफैक्ट बच्चे को पता था कि 1250 से ज़्यादा नहीं जा सकते, 1250 से ज़्यादा नहीं जा सकते। हमारी आज 2340 MVA की कैपेसिटी है, जो अभी हमारे ट्रांसफार्मर्स आ गए, अगले 15 दिन में वो 2500 हो जाएगी। मीर बाज़ार में एक और हम बैंक लगा रहे हैं, वो 315 MVA का बैंक लगा रहे हैं। सो हमारी 2500 बन रही है, और टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 2800 की है। सो कहाँ 1250 किलोवाट्स की कैपेसिटी और कहाँ 2800 MVA की कैपेसिटी, ये यू हैव टू अप्रिशिएट। ये सिर्फ लास्ट 3 years अराउंड 3 or 4 years में हो गई, और आगे के लिए भी नेक्स्ट 3-4 years के लिए सिर्फ ट्रांसमिशन एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी ऑन ग्रिड्स के अपग्रेडेशन के प्लान्स हैं पूरे।
हशमत साहब, ये जो आप जो ट्रांसमिशन देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का, तो इसमें आपकी जो कॉरपोरेशन है उसका एक बड़ा भाई भी है जिसको हम PGCIL कहते हैं, तो बेहमौत है ट्रांसमिशन का पूरे मुल्क में जी। तो इनके साथ आपका जो तालमेल है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। हाँ, ये ट्रांसमिशन हमेशा पूरी कंट्री में कैसे चलता है दैट जिसका एसेट जितना एनर्जी के लिए यूज़ होता है उसको उतने व्हीलिंग चार्जेस मिलते हैं, जो आपको बता दिया कैरेज के, ये बिल्कुल इसके बराबर है। मैं फिर से इसकी सिमिली एक हाईवे के साथ में करूं फॉर अ कॉमन मैन। आप हाईवे पे चलते हैं, जितनी हाईवे पे चलते हैं टोल बढ़ते हैं, वहाँ पे आगे टोल पोस्ट है, टोल बढ़ते हैं। सो वैसे यहाँ पे है, जितनी एनर्जी आप ले लेते हैं, कितने लाख यूनिट्स ले लिए, उनकी लाइन कितनी यूज़ की उतना, उनका ग्रिड कितना यूज़ किया, उनको पैसे देने। सो जैसे यहाँ पे आप PGCIL कह रहे हैं, वैसे ही स्टरलाइट है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने अपना ग्रिड बनाया है जिसको हम अमरगढ़ स्टरलाइट ग्रिड बोलते हैं पटन साइड पे। सो जितना वहाँ से हम ड्रॉ करते हैं उतना पैसा उनको मिलता है व्हीलिंग चार्जेस के। सो अगर हमारा कोई एसेट वो यूज़ कर लें उसका पैसा हमें मिलेगा व्हीलिंग चार्जेस की बात कर रहा था। PGCIL का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जम्मू कश्मीर? हाँ, मैंने वो पहले अर्ज किया। PGCIL की 2 लाइनें आती हैं, एक 400 kV लाइन आती है यहाँ क्या नाम वागुरा, और दूसरी 400 kV लाइन जाती है न्यू वनपू, और साथ में इनकी लाइनें ऊडी पावर हाउस से वागुरा, किशन गंगा से वागुरा वाया दलेना, ये इनका सेटअप है। प्लस इन्होंने लाइन बना दी फ्रॉम आलस्टिंग टू लद्दाख। वो जब अर्स्टवाइल स्टेट था तो वो PMDP में लाइन थी जो लद्दाख के लिए बनी थी, बट उसका एक मेन चीज़ ये है दैट वो तकरीबन 350 किलोमीटर की लाइन है, जिसमें सिर्फ 60 या 70 किलोमीटर अब JNK की टेरिटरी में है, बाकी 250 या 260 जितना भी है वो उनकी लद्दाख की टेरिटरी में है। और उस पर ग्रिड स्टेशन जितने कोई 2 या 3 ग्रिड स्टेशंस बने थे, वो तीनों वहीं पे बने थे, लद्दाख में ही बने थे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस हिसाब से है बिकॉज वहाँ पे नीमू बाजगो पावर हाउस हैं NHPC के 2। हाँ, तो वो पावर ड्रॉ करने के लिए वो भी इसी लाइन से ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसमें ये जो लाइन है, देखिए इसकी मतलब खैर आपने तज़किरा फरमाया इसका, ये जो लाइन थी इसका जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ फंडिंग जो आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली दिया था जम्मू कश्मीर को जी। तो अब जो एक सिचुएशन बन गई, जम्मू कश्मीर स्प्लिट हो गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, तो अब इसका स्टेटस क्या बनेगा, मतलब इसका स्टेटस क्या रहेगा? अभी एक चीज़ तो मेन है, दैट इज़ ये अब बिकॉज ऑफ द बाइफिकेशन ऑफ दिस, ये इंटरस्टेट बन गए ऑटोमेटिकली, इंटरस्टेट लाइन। लेकिन कैसे, ऑन व्हाट टर्म्स, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। whether they will give us a rent for the portion जो हमारे एरिया में है, और लद्दाख के पोर्शन का क्या करेंगे या कैसे करेंगे, वो एग्रीमेंट्स अभी ड्रॉ नहीं हुए हैं। सो अभी वी कांट थ्रो मच लाइट ऑन इट कि कैसे कर लें, बट स्टेटस हैज चेंज्ड बिकॉज इट गोज थ्रू 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, सो इट्स एन इंटरस्टेट। बट दिस लाइन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल होने जा रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि मैसिव इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन है लद्दाख में सोलर पावर में। तो मुझे लगता है कि आप ऑल द लाइन्स जो हमारे दाएं बाएं हैं, ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल लाइन होने जा रही है जी। ये इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये है दैट ये सिंगल सर्किट लाइन है, ये डबल सर्किट लाइन नहीं है, और इस पे पावर कैरिंग कैपेसिटी सिर्फ 80 to 90 मेगावाट्स की है। सो सोलर वहाँ पे बहुत बड़ा बनने जा रहा है, तो वहाँ से जो भी लाइन आनी है वो ज़रूरी दूसरी बनानी है, चाहे जहाँ पे भी लेनी हो, वो इस लाइन के थ्रू किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। बिकॉज निमो भास्गो ऑलरेडी, अगर ये 2 पावर प्रोजेक्ट्स देख लें तो हम समर्स में अराउंड 70-80 मेगावाट्स इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। सो
दैट इज़ इट। वो एक तो लद्दाख का ये कंजम्पशन जो है वो टेक केयर करते हैं, और प्लस जो उसके अलावा है वो इधर आ जाता है। सो यू कांट ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि ये कोई 400 kV या 800 या 220 kV नई लाइन बने जो डबल सर्किट लाइन हो। और आज टेक्नोलॉजी में और भी चीज़ें हैं, आज डीसी लाइंस भी हैं जिसपे ज़्यादा वॉल्यूम पावर का ला सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है एज लॉन्ग एज वो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स बने। तो जब अनबंडलिंग की बात हुई थी तब मेरा तो थोड़ा एनर्जी और माल इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं उनके साथ रब्ता रहा हमेशा से। तो तब की बात थी कि कहते थे कि जो पावर सेक्टर में हमारा सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है वो हमारा ट्रांसमिशन का सेक्टर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेटर लेके बैठना है और पैसे कमाने हैं। तो खैर वो तो कॉरपोरेशन बन गई, लेकिन कुछ कमा भी रहे हैं कि नहीं? आर्मिन प्रॉफिट। देखिए, मैं बड़े खुश हूँ कि आपको सब इस चीज़ के बारे में पता है, तो मेरे इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं थी। बट एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, येस, आउट ऑफ ऑल कॉरपोरेशंस हमारे पास में एक कंप्लीट एसेट्स हैं हमारे पास में जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर व्हीलिंग। सो वील गेट व्हीलिंग चार्जेस। अभी हम वेयर इन आर इन्फेंसी जो बन रहे हैं, हमने भी इस साल SERC में अपना टैरिफ पेटिशन, ये JERC में हमारा टैरिफ पेटिशन डालना है, वो सारी चीज़ें होगी। येस, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द कंपनीज दिस विल बी अ कंपनी विच वुड बी अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बिकॉज द एसेट्स आर देयर विच वी हैव गॉट बाय वर्च्यू ऑफ अनबंडलिंग। द एसेट्स हैव कम इन ऑटोमेटिकली एंड वी हैव टू पुट देम टू यूज एंड हमें मिलना है। बट वो पैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मिलना है जो यहीं की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, बिकॉज दे आर द कंज्यूमर्स। सो अगर आप इकोनॉमिस्ट हैं और उस हिसाब से देख लें, सो आई डोंट नो हाउ यू विल सी द बैलेंस। बट मैं पूछने ही जा रहा था कि देखिए अनबंडलिंग में हमने क्या किया। अनबंडलिंग के मतलब इसका अपना प्रोसेस है, अपना सिस्टम है और अपना जस्टिफिकेशन है जी। लेकिन इसका जो फ्लिप साइड है, फ्लिप साइड में ये है कि हम एक डिपार्टमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं 4 कॉर्पोरेशंस में, और 4 कॉर्पोरेशंस को मैदान में छोड़ रहे हैं कि मुनाफा कमाने के लिए। आपकी जन को जो है लॉस कम करने के लिए there is a point how you take it। मतलब ये है ना, मैं इसको इस हिसाब से ले रहा हूँ कि आप मुनाफा कमाएं। आपका अगर लॉस कम हो गया तो आपका मतलब यू आर पॉजिटिव, यू आर नॉट नेगेटिव। अब मामला है जन को भी ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट मैसिव होती है जी। हालांकि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको पानी में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए कि ऊपर से आफ्ताब जो चमक रहा है वो हमको शायद कम कीमत पे ज़्यादा एनर्जी दे देगा। उस पर मैं आपको अगर इजाज़त हो तो एक चीज़ बता दूं। बिल्कुल, आप पहले इसी का जवाब। हाँ, पहले इसका मैं बता दूं। मेरे हिसाब से मेरा आइडिया है हाइडल स्टिल इज़ वेरी गुड। वो जाएगा नहीं, आई विल टेल यू व्हाई। ऊपर से ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 4 बजे तक 5 बजे तक है। शाम को क्या कीजिएगा? यू हैव टू स्टोर दैट, और उसके लिए आपको बैटरीज चाहिए जो इसको बहुत एक्सपेंसिव बना लेती हैं स्टोरेज पे सोलर। नहीं तो सोलर इज़ वेरी गुड बट यू ऑलवेज नीड अ स्टोरेज। वो स्टोरेज आप कैसे कर सकते हैं कि हाइडल प्रोजेक्ट्स में पानी स्टोर करके पूरा दिन न चला के शाम को नाइट के लिए आप हाइडल चलाइए, दिन को सोलर चलाइए, देन ओनली इट विल बी दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बिकॉज़ रात में तो सोलर नहीं चलेगा, सो यू नीड समथिंग एल्स विद इट उसके साथ में। तो उसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या बैटरीज रख लीजिए जिसमें स्टोर करके भी चलें, तो जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बनता है। खैर मैं जो बेसिकली मैं जो जानना चाहता था आपसे वो ये कि हमने एक डिपार्टमेंट को 4 कॉर्पोरेशन 5 कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया अनबंडलिंग के हवाले से। अब इन 4 कंपनीज में कंपटीशन, ऑब्वियसली कंपटीशन रहेगा और रहना भी चाहिए। नॉर्मली कंपटीशन इज लाइफ, डायनामिज्म, जिंदगी के डायनामिज्म में तो कंपटीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे नफा कमा रहे हैं, भले ही आप कहें कि नुकसान कम कर रहे हैं। हालांकि मैं जो समझता हूँ नुकसान, उस पर अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट इशू है, तो अगर मौका मिला तो बात कर लेंगे। लेकिन हर एक नफा की तलाश में जब जाएगा तो इस कंज्यूमर का क्या बनेगा?
जी, अब मैं पहले इस चीज़ में बता दूं, मैंने क्यों पहले आपसे ये कहा, आई मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि ये कम करने के लिए, बिकॉज आपको भी पता होगा कि हमारा खसारा 4,500 करोड़ का खसारा होता है। बिजली खरीदते 6,500-7 हज़ार करोड़ की हैं, कलेक्शन 2,500 करोड़ होती है। सो मिनिमम 4,500 करोड़ का खसारा है जो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मैंने कहा मुनाफा नहीं, वही खसारा कम करना है, जो एक बेसिक पॉइंट है। अब बात है कि कंज्यूमर का क्या होगा। ये सारी की सारी कोई जैसे मेरे चार्जेस हैं वो अदरवाइज भी हम आजकल दे रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट वी आर नॉट गिविंग इट, हम लोग PGCIL को दे रहे हैं पावर कैरी करने के लिए। सो इट विल बी अनदर एंटिटी, चाहे कि कोई और बना लेगा। सो वो व्हीलिंग चार्जेस से तो कोई उतना खास असर पड़ेगा नहीं उनके टैरिफ पे। हमारे पास में अभी बहुत देखिए, हर एक बंदा अपनी ग्रोथ की बात कर लेता है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाना चाहिए। 5% की ग्रोथ है, कंट्री ग्रोथ 3-4% होती है हर साल एनर्जी में डिमांड। सो हमारी मेरे हिसाब से ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे लॉसेस ही अगर कम हो जाए, अगर आज हमारे 60% लॉसेस मान लीजिए होंगे और अगर हम मेहनत करके उसको 50 ले आए, सो दैट मीन्स हमारा 10% कम हो। सो दैट मीन्स हमारी 5% की ग्रोथ उसमें खुद ब खुद एडजस्ट हो गई, अगर उस हिसाब से मान ले इसको वायबल बनाने के लिए। सो कंज्यूमर में अदरवाइज भी आपको भी पता है, यू विल डेफिनेटली सेकंड मी दैट कश्मीर में सबसे चीप पावर है पूरी कंट्री में। देयर इज नॉट यू कांट शो मी एक यूनियन टेरिटरी या एक जगह जहाँ पे इससे सस्ती बिजली हो। आप देख लीजिए जो इसमें है, हम टॉप पे हैं जो सस्ती बिजली है। बाकी सारे एक्सपेंसिव कहाँ हमारे 2 रुपये 60 पैसे या 3 रुपये, और कहाँ महाराष्ट्र के 9 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। सो यहाँ पे इन एनी केस बहुत ही कम कॉस्ट है बिजली का। इन स्पाइट ऑफ दैट लो कॉस्ट वी हैव ह्यूज लॉसेस, एंड वो कंट्रोल करनी है। जितना जितना वो लॉसेस कम हो जाएंगी, सो सर्टनली उतना अच्छा रहेगा। साहब, आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा है या ओवरसीन? मोस्टली वहीं पे काम किया मैंने, तो वहीं पे काम किया है। लेकिन इसमें देखिए, इस वक्त हम 2 बात कर रहे हैं, लेकिन ये नाइंसाफी होगी कि अगर मैं ये बात आपको ना कहूँ कि जहाँ तक मेरा मतलब मैं भी ये तस्लीम करता हूँ वैसे सारिफ के, वैसे रेजिडेंट के लॉसेस बहुत हैं एनर्जी सेक्टर में, लेकिन इन सारे लॉसेस के लिए हम सारिफ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपकी जो बिल्ड एनर्जी है, जो आप बिल करते हैं, उसका मेरे हिसाब से 96-97% आपको मिल ही जाता है। लेकिन बिल आप तभी एनर्जी करेंगे जब आपको मीटर से दे देंगे जी। उसके अलावा जो मतलब बाकी मामलात हैं, ATC लॉसेस में, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लॉसेस हैं, वो सब हम सारिफ के सर नहीं थोप सकते जी। मैंने कभी थोपा नहीं किसी के सर पे, मैंने तो ये आप खुद कह रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने खुद ही, मैं आपके साथ में 100% मुत्तफिक हूँ जो आपने बात की है, एब्सोल्युटली। ये हमेशा मुझे इसमें जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम जितनी भी बिलिंग है वो कम हो रही है बिकॉज फ्लैट रेट रिजीम बहुत है यहाँ पे। अभी मीटरिंग 100% हुई नहीं है, लेकिन आप इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि मेजर क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग मिसयूज्ड आल्सो। और वो मिसयूज पे मैं कैसे बताऊं, मैं आपको बता दूंगा, मिसयूज खाली हुक नहीं है जो रैम्पेंट है, जो हम आए दिन इंस्पेक्शन टीम्स उठाती हैं। मिसयूज ये भी है कि आपने एक क्रूड बॉयलर है जो जिसमें नाइक्रोम वायर है जो बैंड है, वो आपने पानी की टैंक में डाल दी, 500 लीटर वाली टैंक में, पूरी रात गर्म हो गई। चाहे आपने मीटर पे चलाया है, वो सब कुछ लीगली चला, पूरी रात वो गर्म हो गया पानी। सुबह आपने उसमें से सिर्फ 50 लीटर खर्च किया और बाकी के 450 लीटर वहीं पे। सो दैट इज मिस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हमें आर बस हमें 7 रुपये का यूनिट पड़ता हो बिजली का, और हम आपको सिर्फ 2.5 रुपये में देते हैं, दैट मीन्स हम ऑलरेडी 4.5 रुपये का सब्सिडी आपको देते हैं, खसारा कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप मीटर पे भी चलते हैं, ये तो गवर्नमेंट का खसारा है। सो वी हैव टू सेव। इतनी हमें समझ बहुत, इतना शऊर बहुत ज़रूरी है कि हमें पता चले दैट
एनर्जी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, मतलब इसका कॉस्ट क्या है, हम लोगों ने इसको एक ज़रा बहुत वो ले लिया था, कैजुअल ले लिया था, लेकिन उतना कैजुअल नहीं है। वी हैव टू सी कि ये कैसे सेव करें। जैसे मुझे भी याद है जब मैं स्कूल जाता था, मेरे बचपन में म्यूनसिपलिटी के नलके होते थे, कहीं कहीं पे जाके मैंने भी कई बार पानी पिया, वहाँ पे टूटी टूटी होती थी, पानी चल रहा होता था तो उसको बंद करते थे लोग आके, यार ये गुनाह है, पानी ज़ाया हो रहा है। सो वैसी एग्जैक्टली वही चीज़ बिजली में है, इसको ज़ाया होने नहीं देना है। तो वो चीज़ है, बट आपका कहना भी बिल्कुल सही है, हमारी साइड से भी बहुत इनपुट्स की ज़रूरत है। हम लोग तो इसको कर ही रहे हैं टेक्नोलॉजी से। देखिए हुकिंग है, उसके लिए ABC एरियल बंच केबल्स लगा रहे हैं या HVDS लगा रहे हैं, जहाँ पे मीटर्स ट्रांसफार्मर पे ही हैं, वहाँ से ही केबल डली हुई है। पीरबाग वगैरह में हुआ है तो बहुत फ़र्क पड़ा, नो डाउट अबाउट इट, जहाँ से। सो हमारे भी डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान्स बहुत हैं, उनकी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। आगे RDSS एक और स्कीम आनी है जो बड़ी वेल टॉक्ड ऑफ स्कीम है। सो उसमें भी रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें हैं जहाँ जहाँ हम ट्रांसमिशन साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं कि अगले 4-5 साल में कितना बढ़ा दें, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं और अपने लॉसेस कम करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, टेक्निकल इनपुट्स दे रहे हैं, सो दैट अपने लॉसेस भी कम हो। ये जो आप जिस सेक्टर को हेड कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सेक्टर के, उसमें महज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना या इंफ्रास्ट्रक्चर के यूजेज से पैसा कमाना ही शायद काफ़ी नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इनमें आपके यहाँ बहुत सारे यूनिट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे। जब से पावर ओपन मार्केट में कमोडिटी बन गई, जिसकी ट्रेडिंग होती है डे टू डे, मिनट टू मिनट, जी, तो कैसे करते हैं आप ये, मतलब वही, क्योंकि आजकल तो पावर परचेज पर एग्रीमेंट्स तो वैसे भी पावर स्टेशंस के होते हैं, लेकिन जब से बिजली ओपन मार्केट में बिकनी शुरू हो गई तो थोड़ा सा कहते हैं कि इंटेलिजेंट लोग कम कीमत में बेहतर पावर दे सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं इसको कहते हैं मेरिट ऑर्डर बाइंग। किस स्लॉट में कितनी कम है, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन बाइंग दिस, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। ये हम नहीं कर रहे हैं, हम बाइंग नहीं करते, ये आपको क्लैरिफाई कर दूं। हम लोग अपना किराए पे अपना सिस्टम देते हैं। हाँ, ये हमने किराए पे दे दिया है। तभी मैं कह रहा था ना, हमें व्हीलिंग चार्जेस मिलेंगे। ये खरीदती हमारी ट्रेडिंग कंपनी है JKPCL। अच्छा, वो खरीदो फरोख्त वो करते हैं और उनके सब अरेंजमेंट्स हैं। वो शाम को वॉच करते हैं कि इलेक्ट्रिक एक्सचेंज अब है, पावर एक्सचेंज बने हुए हैं, कितने की बिजली इस वक्त है, हम कहाँ से लेते हैं, तो हमें कहाँ से लेनी चाहिए। जो झपट पड़ते हैं, यू गेट सम फ्री पावर, तो एकदम झपट पड़ते हैं उस पर कि ये हम ले लें, तो वो चलता रहता है। देयर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन PCL जो इस पर कंप्लीट वॉच किए हुए हैं। किसी टाइम पे हमें मैसेज भी देते हैं दैट हमारा स्लॉट 9 बजे से 9:30 बजे 50 मेगावाट कम हो गया है, सो प्लीज़ कहीं पे कट करना पड़ेगा, आपको 15-15 मिनट का कट करना पड़ेगा, बिकॉज 50 वो बहुत महंगा पड़ रहा था। वो स्लॉट 12 रुपए का हो गया था उस टाइम पे, सो वी कुड नॉट बाय दैट स्लॉट। तो वो वैसे ही चल रहा है। इस डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले एक रिकरिंग क्राइसिस रही है एनर्जी सेक्टर में स्पेशली, क्योंकि इसमें एनर्जी सेक्टर बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, बहुत ही वाइटल सेक्टर है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी मैसिव हैं। मतलब हम देख लेते हैं आए दिन ऐसी बातें होती हैं कि फलां जगह एक मुलाजिम था, पावर ठीक करते करते बेचारा मर गया। तो आपका जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, इसमें कितने लोग डेली वेजर हैं और उनकी हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम किया कि नहीं किया? हाँ, मुझे खुशी है कि इस साल पहली दफ़ा, इस साल मई में जो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा हुआ नहीं, सबका इंश्योरेंस हुआ, ऑल डेली वेजेस। अदरवाइज रेगुलर एम्प्लॉयज़ का होता था, एक वो जनता इंश्योरेंस होता था फिर एक्स्ट्रा, बट इस साल भी 2 इंश्योरेंसेस आए, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक दूसरी स्कीम थी। ये गवर्नमेंट ने उसकी फंडिंग की और कहीं कहीं पे एक स्कीम वो थी जो इनके तनख्वाहों से कोई 10-15 रुपये निकाल के वो स्कीम की और वो इम्प्लीमेंट हो गई।
इसमें एक चीज़ ज़रूर है, ट्रांसमिशन में यूजुअली खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट्स होते नहीं यूजुअली ट्रांसमिशन में, बिकॉज हमारे में एक बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम होता है। वो PTW कहते हैं उसको, परमिट टू वर्क। जब तक परमिट टू वर्क नहीं हुआ, बैकअप प्रोटेक्शंस होती हैं, 2-3 जगह पे काटते हैं। सो यूजुअली वैसा होता नहीं है, बट खुदा न खास्ता हादसा तो कभी भी हो सकता है। सो इस साल इवन डिस्ट्रीब्यूशन में देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिसका वो इंश्योरेंस नहीं हुआ। सबका इंश्योरेंस हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। और बाद में गवर्नमेंट का वो एक्सग्रेशिया वगैरह वो तो है ही, वो सारी स्कीम है, बट दिस वाज इन एडिशन टू दैट। तो आपके यहाँ कितने ये डिलीवरीज वगैरह होंगे जो हमारे यहाँ अभी ऐसे एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता, बट मेरे ख्याल से 112 लोग डेली वेजेस हैं जो रेगुलर होने जा रहे हैं, और उसके बाद में कोई बचता भी नहीं है मेरे ख्याल से। वी हैव नाउ, बाकी सारे रेगुलर हो गए हैं। सो मेरे ख्याल से 100-125 लोग ही होंगे, और उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाउ बिग इज योर ऑर्गेनाइजेशन? टोटल वुड बी अराउंड 1200 to 1500 एम्प्लॉयज़। वो 1200-1500 एम्प्लॉयज़ हमारे ट्रांसमिशन में है। बहुत सारे ऑपरेशंस आउटसोर्स होते हैं, लाइक मेंटेनेंस भी, टेंडर्स निकलते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑल्सो एंड एवरीथिंग। सो दीज आर ऑल मेनली द ऑपरेशनल स्टाफ फॉर ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग। हशमत साहब, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने इतना टाइम हमको दिया शुक्रिया और इतनी नॉलेज। मुझे ऐड करना चाहिए दैट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे पहले भी बहुत बार मुलाकात हुई है, बट बहुत अच्छा लगा दैट यू नो सो मच अबाउट आवर सेक्टर, यू नो इट वेरी वेरी वेल। नहीं, आप ही से, आप ही जैसे दोस्तों से सीखा है आपके साथ चल के, मतलब पिछले 20-30 साल में। चलिए, बड़ी खुशी है। हम आपके बहुत मशहूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फिर बात हो जाएगी, इंशाल्लाह की बात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।